ओके देन गुड आफ्टरनून क्लास। क्लास लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी व्हाट इज फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस, डेफिनेशंस ऑफ बैंक। और आज हम लोग बात करेंगे और जितने भी फॉर्मेट्स थे, कुछ हम लोगों ने फॉर्मेट्स पे भी देखा कि किस तरह से जो बैंक है, बैंकिंग इंडस्ट्री रहती है, वो कौन से फॉर्मेट्स पे काम करती है, किस तरह के उनके फॉर्मेट्स रहते हैं, उस पे हम लोगों ने देखा। आज हम लोग बात करेंगे हाउ एन ऑडिटर कैन कंडक्ट ऑडिट इन अ बैंक। तो उसका पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कैसे कंडक्ट करते हैं ऑडिटर्स बैंक ऑडिट को। बाय लॉ हम लोग और लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी। सेक्शन वाइज कौन कौन से एक्ट इम्प्लीमेंट होते हैं ऑडिटिंग प्रोसेस में, और कौन से एक्ट काम करते हैं फॉर द पेनल्टीज, और कितने टाइप्स के ऑडिट रिपोर्ट्स बनती हैं इन रिगार्ड टू द बैंक। एक स्टेचुरी रिपोर्ट होती है जिन जो कंपलसरी रिपोर्ट होती है एज पर द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। एक देन दी सेकंड होती है एज पर दी आरबीआई सर्कुलर्स, एक ऑडिट रिपोर्ट बनानी होती है जिसे लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट बोला जाता है। देन ये काफी मतलब लेंदी होती है और इसमें फुल डिस्क्लोजर्स होते हैं, हर एक पैरामीटर्स और चीजों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए इसे लॉन्ग फॉर्म। और ये आरबीआई के सर्कुलर्स के अकॉर्डिंग होती है, तो आरबीआई के जो पैरामीटर्स हैं उन पे बेस्ड होती है। एंड द थर्ड वन इज टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। इट इज बेस्ड ऑन द टैक्स परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक। जो भी टैक्स की लाइबिलिटीज हैं, पेमेंट्स हैं, जो भी जितना भी उन्होंने पेमेंट किया हुआ है, और जो भी पैरामीटर्स हैं, इट इज बेस्ड ऑन द टैक्स सिस्टम। And this tax audit report is as per the Income Tax Act 1961. Okay, so these three compulsory reports which were published by the bank externally. Okay, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अ बैंक। तो ये फॉलोइंग जो ये वन फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको जो ये न्यूमेरिक में डिजिट्स दिखे होंगे, ये स्टेप्स है। ओके क्लास, फिर ये इसके अंदर के सब पार्ट्स हैं या सब स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप है इनिशियल कंसिडरेशन बाय द स्टेचुरी ऑडिटर। जो भी बैंक का ऑडिटर रहता है, एक्सटर्नल भी एक ऑडिटर आते हैं चेक करने के लिए कि आपने इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर्ली किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग अगर स्टार्ट करेंगे, इट इज स्टार्ट विद द डिक्लेरेशन ऑफ द इंडेप्टनेस. The RBI has advised that the banks, before appointing their statutory central, circle or branch auditor, should obtain a declaration of indebtedness. उनके पास एक declaration होना चाहिए indebtedness का। ये आरबीआई की गाइडलाइंस में है। सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेप में ही ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको चेकआउट किए जाएंगे कि हर एक पैरामीटर चेक किया जाएगा। तो स्टेप वन ही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देन मतलब बेसिकली जो जो भी ऑडिटर है उसके ऊपर कोई डेट्स तो नहीं है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। यानी अगर वो ऑडिटर अपनी इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश करेगा तो ही और शी माइट बी एंड शुड बी इंडिपेंडेंट, ताकि वो अपने डिसीजंस, अपने जो भी उनको टेक्निकल एनालिसिस भी करना है, वो मैनिपुलेटेड ना हो। ठीक है, बायस ना हो। अगर जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी है ना कि बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं एक ऑडिटर के, तो वो ऐसी तो कहीं चीज नहीं है जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, तो उस कनेक्शन में तो नहीं है, उस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेशन में तो नहीं है। तो बैंक के साथ भी ऐसी होता है। सबसे पहले क्लियरली देखा जाता है जो भी स्टेचुरी या आपका जो हेड ब्रांच है या मेन ब्रांच है या हेड ऑफिस है, ठीक है, इनका जो भी आपका स्टेचुरी या सेंट्रल की तरफ से जो भी आपको ऑडिटर मिला है वो इंडिपेंडेंट हो। ओके, सेकेंडली स्टेप वन में ही सेकेंडली हम लोग देखेंगे इंटरनल असाइनमेंट इन बैंक्स बाय स्टेचुरी ऑडिटर। ठीक है, आरबीआई की गाइडलाइंस कहती हैं, एज जो आरबीआई के सर्कुलर्स या जो भी पैरामीटर्स हैं उसमें ये बताया जाता है, RBI decided that the audit firm should not undertake statutory audit assignment while they are associated with internal assignments in the bank during the same year. अगर आपका ऑडिटर, ठीक है, इंटरनल असाइनमेंट्स भी आपके कंपनी के देख रहा है, देन ही इज नॉट एलिजिबल टू टेक द ऑडिट
एक्सटर्नली, ठीक है। तो ये चीज एक ध्यान रखने वाली बात है कि इंटरनल असाइनमेंट सेम ऑडिटर स्टेचुरी ऑडिटर है जो वो नहीं कर सकता, ठीक है। थर्ड है क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी मैनिपुलेट होती है, इस वजह से फर्स्ट स्टेप में ही थर्ड पॉइंट देखा जाएगा प्लानिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 300 है, ये बेस करता है प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑब्वियसली जब भी ऑडिटर स्टार्ट करता है ना ऑडिटिंग करना, तो पहले वो प्लान करता है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकाउंट्स कहाँ कहाँ मेंटेन्ड है, कितनी ब्रांचेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करते हैं कि कितना टाइम वो लेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एसेट्स कैसे देखेंगे। तो जो 300 है स्टैंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, वो 300 उसके अकॉर्डिंग जैसा प्लानिंग करने को बोला गया है, जैसी एक्टिविटीज आपकी परफॉर्मेंस के लिए बोली गई है, आपको उसी के हिसाब से अपनी प्रोसेस स्टार्ट करना है। अपनी जो इनिशियल तैयारी है, जो इनिशियल चीजें हैं, वो आपको स्टार्ट करनी है। ओके, देन अगर हम लोग प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 220। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 220 में दिया है क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क। जो भी आपका ऑडिट वर्क है, यानी फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने हैं किसी बैंक के, तो आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें बैलेंस शीट्स आती हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, तो उसमें जो जो आइटम्स हैं, जो उसमें एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, प्रॉफिट्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, उनको आप कैटेगराइज करोगे, उसके हिसाब से उनकी प्लानिंग करोगे और फिर उन्हें चेक करोगे। तो ये जो क्वालिटी कंट्रोल है, ये अकाउंट जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 220 है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। सेकेंडली, प्लानिंग में आप देखोगे स्टैब्लिश अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 210। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। ऑडिट एंगेजमेंट्स मीन्स हो गया अलग अलग जो फॉर एग्जाम्पल एसेट्स की बात करें, एसेट्स में कहाँ कहाँ ऐसे एसेट्स हैं जो आप जिनको काउंटर वेरीफाई कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। किस डॉक्यूमेंट आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, जैसे एसेट्स आपको चेक करनी है, ऑब्वियसली इनवॉइस चेक करते हैं, फिजिकली आप जाके विजिट कर सकते हो कहाँ पर आपकी एसेट्स से बिल्डिंग है, आपने किससे खरीदी थी, या आपके पास कब से है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर सकते हो। तो ये जो टर्म है ना कि जो जितनी भी चीजें आप प्लान कर रहे हो, आपको किस हिसाब से चीजें जो पर्टिकुलर आइटम्स इन दी बैलेंस शीट है, उनको जब आपको चेक करना है, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में जिनसे आप काउंटर वेरिफिकेशन कर सको, आपको वो भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आती हैं ऑडिट एंगेजमेंट में। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग के ये दोनों पार्ट है, यानी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 210 फॉर क्वालिटी कंट्रोल, सॉरी, auditing standard 210 for audit engagements and auditing standard 220 for quality control. Okay, then हम लोग आ जाते हैं स्टेप 1 में ही है अभी हम लोग, कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर एज पर क्लॉज 8। हम ये बात तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना कि जब भी कोई एक्ट होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, पार्ट्स होते हैं, वो उस पार्ट्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के अंदर फिर सब पार्ट्स या सब सेक्शंस आते हैं, सेक्शंस के सब सेक्शंस होते हैं, देन उसके बाद क्लॉजेज होते हैं। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है क्लॉज 8 में दिया गया है, 8 के अंदर भी पार्ट्स बने हुए हैं। तो क्लॉज 8 में of the part 1 of first schedule of the chartered accountant 1949 में दिया हुआ है, a chartered accountant in practice cannot accept position as auditor previously held by another chartered accountant without first communicating with him in writing। हम लोग जब हम लोगों ने एलिजिबिलिटी वाली बात करी थी ना, तो हम लोगों ने देखा था कि जो आपके प्रीवियस चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं या ऑडिटर होते हैं, आपको इनको इंटिमिडेट करना होता है, आप उनको एक लेटर एथिकल ग्राउंड्स पे सेंड करना होता है कि भाई आप ऑडिट कर रहे थे, अभी हम इस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट कर रहे हैं। तो वो जो एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो एक कंपलसरी है, और स्टेप 1 में ये देखना चाहिए कि आप जो प्रीवियस ऑडिटर है उनसे आप कम्युनिकेट करें, और ऐसा एज पर दी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में बोला गया है, ठीक। नेक्स्ट है टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। ऑडिट एंगेजमेंट के कुछ टर्म्स हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 210 में दिया हुआ है, रिक्वायर्स that each period to be audited
the auditor should agree on the terms of the audit engagements with the bank before beginning significant portion of field work. यानी आप फिजिकल, फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आप फिजिकल एसेट्स किसी बैंक की जाके चेक कर रहे हो, या जो बैंक्स ने एक्वायर करे हुए हैं, नहीं, आपने लोन दिया था और जो लोग लोन नहीं पे कर पाए, आपने उनकी एसेट्स एक्वायर करी हैं, तो ये सब चीजें आप जब इनको चेक करने जा रहे हो तो आप फील्ड वर्क करोगे, आप वहां पर जाकर फिजिकली चेक करोगे। तो इसके लिए जब आप प्लानिंग बनाते हो ना, प्लानिंग का प्रोसेस बनाते हो कि पहले दिन यहाँ, दूसरे दिन यहाँ, थर्ड डे हमको ये चेक करना है, ये एक इस तरह से आप अपनी चेकलिस्ट बनाते हो, तो उसमें आपको बैंक को ये इंटिमिडेट करना पड़ेगा, बैंक को ये बताना पड़ेगा कि हम इस डेट को आपकी फिजिकल एसेट्स, सॉरी एसेट्स को फिजिकली जाके चेक करेंगे, विजिट करेंगे, या डॉक्यूमेंट्स उसके वेरीफाई करेंगे। ये इसलिए जरूरी होता है बैंक को बताना, ताकि बैंक उसके अकॉर्डिंग प्रियोर प्रियोर तैयारियां कर सके, प्रियोर जो एंगेजमेंट प्रोग्राम्स हैं वो सेटअप कर सके, ताकि आप जो लोग उसमें एंगेज हैं उनको फ्री रखा जाए, जो आपकी हेल्प कर सके, आपको आंसर्स प्रोवाइड करा सके, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा सके। इसलिए जो ये टर्म्स हैं ये प्रियोरली डिफाइंड होने चाहिए एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। ओके, तो दिस इज द स्टार्टिंग और स्टेप वन ऑफ द ऑफ कंडक्टिंग एंड बैंक ऑडिट। अभी हम लोग स्टेप वन में आगे चलते हैं। इनिशियल एंगेजमेंट्स बोले गए हैं। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स, जिसमें इनिशियल का मतलब हो गया स्टार्टिंग, तो ऑब्वियसली जो ओपनिंग बैलेंसेस थे या आपके पहले के जो आप ब्रॉड फॉरवर्ड करके लाए हैं, आपकी जो मटेरियल से, जो आपकी एसेट्स थी, जो आपके कैश बैलेंसेस थे, उनकी बात करी गई है। और ये आता है जो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स, इनिशियल ये आता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 510 का पार्ट है। ठीक है, तो इनका डिस्क्लोजर होना चाहिए, और ये इसलिए जानना जरूरी होता है ना, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में आप ये जानना चाहते हो कि भाई पहले का भी तो डेटा दो कि पहले क्या था, क्योंकि जिसमें आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए ओपनिंग उसी में होगी ना। आपने फॉर एग्जाम्पल जब भी हम किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के क्लोजिंग बैलेंसेस देखते हैं, तो हमने ये देखा कि जब हमने अकाउंट क्लोज किए थे तो हमारे पास रॉ मटेरियल 10 kg था, मतलब ज्यादा ही होगा, 10 kg तो नहीं होगा, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमने क्लोज किया अकाउंट तो हमारे पास 10 kg बचा था। ठीक है, और उसकी ये अमाउंट था, तो उसका जो अमाउंट था वो 1 लाख रुपीज था। ठीक, तो हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल था उसका अमाउंट 1 लाख था। तो इनिशियली जब हम ओपन करेंगे, अपने अकाउंट बुक्स बनाएंगे, तो हम जब हमने क्लोज किया ना, जितने अमाउंट से उतने ही अमाउंट से तो ओपन करेंगे। इसलिए जानना जरूरी होता है ऑडिटर के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई आपने कुछ छोड़ दिया हो, या आपका कुछ छूट गया हो, लिखने से रह गया हो, या कोई प्रॉब्लम्स आ गए हो, तो ये सारी चीजें मिसमैच तो नहीं हो रही हैं, तो वो देखना और जानना भी जरूरी होता है ऑडिटर के लिए। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट फॉर द इन रिगार्ड्स विद द ओपनिंग बैलेंसेस, ये आता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 510 का पार्ट है। ओके, देन आता है असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क। ऑब्वियसली इन सब में रिस्क इसलिए इन्वॉल्व होता है कि फॉर एग्जांपल ऑडिट जो कंपनी है वो आपको फिजिकल एविडेंसेस, जो प्रूफ्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स तो प्रोवाइड करा रही है, बट दे आर नॉट एबल टू गिव यू अ लुक ऑफ फिजिकल एसेट्स, जो आप फिजिकल एसेट्स फिजिकली जाके विजिट करना चाहते हैं, उसकी मतलब उसके लिए आपको कहा जाए कि वो अथॉरिटी नहीं दे पा रही है, तो ये ऑडिट के रिस्क है, सॉरी एंगेजमेंट के रिस्क है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है स्टैब्लिश द एंगेजमेंट टीम। जो टीम है, जो लोग इन्वॉल्व हैं टू शो यू दी एविडेंसेस, टू शो यू दी, जैसे आपके पास बिल्डिंग ओन्ड करते हैं, बैंक के पास अपनी खुद की एसेट है, बिल्डिंग है, और उसके अलावा भी बहुत सारी आपके पास जगह पड़ी हुई है, एंड आपको शो करना है वो कि भाई एक्चुअल में आप पेपर्स में तो दिखा रहे हो कि आपके पास इतनी एसेट्स है, बट इन रियलिटी सच में आपके पास वो एसेट्स हैं या नहीं है। तो जो आपने टीम तैयार करी है, वो टीम से प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, या आपने टीम बनाई नहीं है, तो इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो भी आपको सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। यानी एक टीम होनी चाहिए, कुछ लोग होते हैं जो ऑडिटर को दिए जाते हैं, so that they can help you to for the visit of the entire
फिजिकल एसेट्स, ठीक है, सारी फिजिकल एसेट्स को दिखाने के लिए, हाँ, विजिट्स के लिए ऑडिटर को प्रोवाइड कराई जाती है ऐसी टीम। वो टीम भी तैयार करानी चाहिए, एक या दो लोग जितने भी जरूरी होते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट। बैंक का क्या वर्किंग स्टाइल है, बैंक किस किस स्टेट में काम करती है, तो बैंक का जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है ना, उसको समझा जाता है। और ये इसलिए भी ऑडिटर के लिए जरूरी होता है ना, मेट्रो सिटीज में बैंक काम कर रही है तो, या रूरल एरियाज में आपकी बैंक काम कर रही है, आपके बैंक में बिजनेस अकाउंट ज्यादा है, यानी करंट अकाउंट ज्यादा है, सैलरीड पर्सन के अकाउंट ज्यादा है, या स्टूडेंट्स अकाउंट ज्यादा है, मतलब इस तरह का जो भी अंडरस्टैंडिंग है, एनवायरनमेंट है बैंक का, उसका असेसमेंट करना। क्योंकि अगर आपके पास स्टूडेंट्स अकाउंट है तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा अमाउंट तो सेव होगा नहीं, क्योंकि उनको ज्यादा स्कॉलरशिप्स आती हैं। और अगर हम बिजनेस अकाउंट की बात कर रहे हैं, यानी करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, देन आपके यहाँ बल्क में अमाउंट आता होगा, हाँ, और ज्यादा बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं, तो आपके अकाउंट से ज्यादा चेक्स और ये सारी चीजें, ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहे होंगे, वॉल्यूम के ज्यादा बड़े वॉल्यूम के ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे। तो इस तरह से एनवायरनमेंट का असेसमेंट किया जाता है, उसमें कहाँ कहाँ रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन जानने के लिए। रूरल एरियाज में है तो किस तरह के अकाउंट्स ओपन किए हैं आपने, तो इस तरह के इनसे क्या होता है, इनसे जो ऑडिटर होता है वो असेसमेंट कर लेता है कि किस कैटेगरी के एरर्स आ सकते हैं, कौन कौन से एरर्स होंगे जो ज्यादा होंगे, हाँ, फ्रॉड्स कौन कौन से होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको एनवायरनमेंट के बारे में, बैंक के एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये जो आता है बैंक के एनवायरनमेंट से आइडेंटिफाई जब हम करते हैं इंफॉर्मेशन, तो वो आता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 315 का पार्ट है ये। ये सारा कुछ जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो टीम की बात करी अभी हम लोगों ने, और जो भी कुछ सारी भी बातें करी, ठीक है, वो सारी की सारी आती हैं। प्लानिंग की बात करी हम लोगों ने, सारा आता है स्टेप 1। ओके, तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दी स्टेप 2। तो अब ऑडिटर क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है जो आपकी, अभी हम लोगों ने बात करी ना, जो आपके एसेट्स होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, या जो भी आपके पास है, जो भी मशीनरीज हैं, वो सब आपके एसेट्स हैं। तो जो एसेट्स हैं आपकी, उसके मिस स्टेटमेंट्स, यानी आपने एसेट्स परचेज करी थी 10 लाख की, बट आपके जो फिगर्स हैं वो कुछ और ही दिखा रहे हैं, आपको डिस्काउंट भी मिला था बट यू आर नॉट शोइंग द डिस्काउंट्स, आप डिस्काउंट्स भी नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इवन आप अपनी जो आपकी एसेट्स हैं, जो एसेट्स हैं जो डेप्रिशिएट हो सकती हैं, आप उनका डेप्रिशिएशन का प्रोविजन भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के जो मिस स्टेटमेंट्स हैं वो सबसे पहले देखा जाता है, ढूंढा जाता है, जितने भी मिस स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि इन्हीं में क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं ज्यादा। तो एसेट्स को पूरी एक तरीके से वेरीफाई किया जाता है, इसके आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए जाते हैं, एंड जो ऑडिट एंगेजमेंट टीम है उसके साथ जाके, फिजिकली जाके ऑडिटर विजिट करते हैं कि एक्चुअल में आपके पास कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने सिस्टम्स हैं, हाँ, कौन सी मशीनरी है, क्या चीजें हैं, ठीक है। जो भी एसेट्स हैं आपके पास, सारी चीजें चेक करी जाएंगे। ओके, तो ये स्टेप 2 का पार्ट हो गया। स्टेप 3 में आते हैं हम लोग। स्टेप 3 इज अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। It is based on understanding of the bank and its environment, including the internal control, which enables the auditor to identification and assessment of risk, and to develop an audit plan so as to determine the operating effectiveness of the control and to address the specific risk. Okay, तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन लेने के टाइम में, Excuse me, ma'am. यस आई हैव एडमिटेड बेटा, Okay, ma'am. फाइन, ओके।
Is there someone else? Please do join. I will admit it. Is there anyone else class? Just told them. Okay, fine. Let's move on to the third step. थर्ड स्टेप में वी आर ओके हम लोग क्योंकि एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं जिन्हें कंट्रोल किया जाता है, और हम लोग इंटरनल कंट्रोल ऑलरेडी मे बी आई थिंक सेकेंड यूनिट या थर्ड यूनिट में हम लोग पढ़ चुके होंगे। इंटरनल कंट्रोल बेसिकली इसलिए जरूरी होता है, जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो ये चेक करते हैं ना कि ऐसा ना हो कि आपके जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं या एज पर दी जो डेबिट एंड क्रेडिट के जो प्रिंसिपल्स हैं, मीन्स जो अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स हैं, हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, और ये जितने भी रूल्स है ना, पर्सनल रियल नॉमिनल के, ये एज पर द रूल्स काम हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी अपने अकाउंट्स एज पर द रूल्स मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं। जैसे कैपिटल लगाई जाती है तो कैपिटल हमारी लायबिलिटी आ रही है, ठीक है, अब एसेट्स और लायबिलिटी में आप देख रहे हो कि जो चीजें एसेट साइड आनी चाहिए वो एसेट्स की साइड है या नहीं है। कई सारी ऐसे पर्टिकुलर्स हैं जो दो जगह जिनकी एंट्री होती है, बैलेंस शीट में भी होती है एंड प्रॉफिट एंड लॉस में भी होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको आपको दो जगह आइडेंटिफाई करना है। तो ये सारी चीजें किसके वजह से सही हो पाती है, विद द बेस्ट इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। तो जो ऑडिटर होते हैं वो ये चेक करते हैं कि आपने इंटरनल कंट्रोल का प्रोसेस क्या यूज किया है, क्या कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है आपके यहाँ या मैनुअली चेक हो रहा है। बिकॉज क्योंकि अगर आपके यहाँ इंटरनल कंट्रोल बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट से रिलेटेड रिस्क होते हैं। जो हम लोगों ने मटेरियल मिस स्टेटमेंट की बात करी है ना, कि आपके पास एसेट्स आपने जब दिखाई है तो आपके पास एसेट्स, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में बात की थी ना कि एसेट्स हमारे पास 10 लाख की हैं, बट एक्चुअल में जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास वो जब नंबर्स में या बुक वैल्यूज में हम लोग उसको देख रहे हैं तो वो 10 लाख से ज्यादा की शो हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? ठीक है, आपके पास इनवॉइसेस तो इतनी है, क्या कुछ इनवॉइसेस आपने ऐड नहीं करी है? तो इस तरह के जितने भी मटेरियल से रिलेटेड, मटेरियल मीन्स यहाँ पर मतलब हो गया फिजिकल फॉर्म, ठीक है, मटेरियल्स रॉ मटेरियल से मतलब नहीं है। मटेरियल से यहाँ पर बैंक में मटेरियल से मतलब है जितनी भी फिजिकल चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी बात करी जा रही है, एसेट्स की बात करी जा रही है, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरीज। मशीनरीज का मतलब अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जो सिस्टम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, सबको मशीनरी में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फाइन। तो इसमें और इनके डॉक्यूमेंट्स में और जब आप फिजिकली जाके विजिट करते हो तो कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क। तो इसका असेसमेंट ऑडिटर को करना होता है। तो ऑडिटर क्या देखते हैं, अगर आपके यहाँ इंटरनल कंट्रोल परफेक्टली फॉलो हुआ है तो आपके यहाँ ये रिस्क कम होंगे। फाइन। और सेकंड थिंग क्या है, जब ऑडिटर अपना ऑडिट प्लान बनाता है, जब स्टार्टिंग में स्टेप वन में प्लानिंग का पूरा प्रोसेस बनाते हैं, तो वो ये चेक करते हैं कि आपका एनवायरनमेंट क्या। जैसे एग्जांपल में हम लोगों ने बात करी थी ना कि जैसे फॉर एग्जांपल केनरा बैंक में एक्सपोर्ट जो हाउसेस हैं उनके अकाउंट ज्यादा ओपन होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर उनमें जो रिस्क का क्राइटेरिया होगा वो करेंसी एक्सचेंज से रिलेटेड हो सकता है, यानी उस पर्सपेक्टिव में हम सोचेंगे। बहुत सारे ऐसी बैंक्स हैं, जैसे पहले के टाइम में तो जैसे विजया बैंक, तो अभी तो मर्ज हो गया। विजया बैंक में पहले स्टूडेंट्स अकाउंट ज्यादा हुआ करते थे और यूबीआई बैंक में स्टूडेंट्स अकाउंट ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर आप इस इन बैंक्स में स्टूडेंट्स अकाउंट ज्यादा है तो किस तरह के एनवायरनमेंट मेंटेन होगा वहां पे, किस तरह के एरर्स हो सकते हैं, ठीक। तो इनको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, तो बेसिकली हम मटेरियल में से स्टेटमेंट और उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड रिस्क का असेसमेंट करते हैं और हम देखते हैं कि कहाँ पर हमारे सस्पेक्ट जो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे रिस्क या हमारे एरर्स और फ्रॉड्स हो सकते हैं। बेसिकली अगर हम लोग क्लास अगर आपको याद हो, ऑडिटिंग के अगर ऑब्जेक्टिव की बात होती है ना, तो ऑब्जेक्टिव में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप
जो ये मिसमैच है इनको ठीक करते हो, आप देखते हो कि कहाँ पर मिसमैच हो रहा है, चीजों को चेक करते हो। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये होता है टू फाइंड द एरर्स एंड द फ्रॉड्स। ठीक है, एरर्स क्या होते हैं, अननोइंगली ऐसी एरर्स हो जाते हैं, लाइक इफ यू आर ब्रॉड, अगर आप कहीं से जो पिछला अमाउंट है, प्रीवियस अमाउंट है, उसको आप ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है, मिस्टेक्स हो जाती हैं, एरर्स हो जाती हैं, पॉइंट के एरर्स हो जाते हैं, तो वो तो एरर्स हो गए। बट if we talk about the frauds, it is an intentional habit, ये एक इंटेंशनल चीज है, जानबूझ के आपने फ्रॉड किया है, ठीक है, मैनिपुलेशन के लिए किया है, तो ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में आता है ऑडिट के। तो अगर हम लोग पर्पस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टेप 3 हमारा पूरी तरीके इसी पे बेस है। ओके, अब हम लोगों ने भाई रिस्क का असेसमेंट कर लिया, अब हम लोग आगे आते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 सेज अंडरस्टैंड द बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, बैंक का अकाउंटिंग प्रोसेस देख रहे हैं। जैसे आप किस तरह का बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट बैंक्स हैं, जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज बनाई गई हैं ऐसे हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, आपके यहाँ कौन सा बैंकिंग अकाउंटिंग प्रोसेस यूज हो रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट बैंक अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सो दैट दे कैन सिक्योर दी कस्टमर्स। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करे जाते हैं, और इंटरनल कंट्रोल की भी टेक्निक अलग तरीके से यूज करी जा सकती है फॉर दी करेक्शंस ऑफ मिस स्टेटमेंट्स, फॉर द करेक्शन ऑफ द एरर्स। ठीक है, इनको फाइंड करने के लिए इस तरह से डिजाइन किया जाता है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो बेसिकली जो आप जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, देन उसके बाद लेजर्स बनते हैं, लेजर्स के बाद ट्रायल बैलेंस, देन बैलेंस शीट, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसके बाद कैश एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बनता है। ठीक है, तो कैश एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट्स और ये सारे स्टेटमेंट्स जब देखे जाते हैं तो आप कौन सा बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस यूज कर रहे हो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑडिटर क्या होते हैं, हर चीज के एक्सपर्ट तो नहीं होते ना ऑडिटर। तो वो क्या करते हैं, अगर उन्हें ये पता होता है कि आप किस तरह के काम देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो अपने साथ एक्सपर्ट्स लेकर आते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर या आईटी इंजीनियर्स लेकर आते हैं सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको जानने के लिए। तो स्टेप 4 इज टू अंडरस्टैंड द बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस। ओके, अभी बैंक या हमें अकाउंटिंग प्रोसेस भी पता चल गई, रिस्क असेसमेंट कर लिया, अब हम लोग आगे आते हैं स्टेप 5। नाउ द ऑडिटर अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। अब जो ऑडिटर है वो ये देखना चाह रहा है कि आपके यहाँ इंटरनली आप रिस्क के मैनेजमेंट का कौन सा प्रोसेस यूज कर रहे हो, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आप इंटरनली उसे कैसे कंट्रोल करते हो। ठीक है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स देते हैं। तो बेसिकली स्टेप 4 में बैंकिंग अकाउंटिंग प्रोसेस देखते हैं, स्टेप 5 में रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस देते हैं कि किस तरह से आप कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें है फर्स्ट पॉइंट है, सब पॉइंट्स है फिफ्थ स्टेप का, ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रोल प्रोसेस बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग आप रिस्क का मैनेजमेंट कर रहे हो। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग, आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, मेजर कर रहे हो कि भाई पिछले बार हमारी एनपीए इतनी थी, इस बार हमारी एकदम से घट कैसे गई, पिछली बार ये चार्जेस बियर कर रहे थे, इस बार ये चार्जेस हम लोगों ने हटा दिए हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से पहले चार्जेस नहीं लिए जाते थे, गवर्नमेंट ने हमने पॉलिसीज चेंज कर दी हैं। तो अलग अलग चीजों के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजरमेंट करते हैं एंड मॉनिटर करते हैं, ताकि हमें रिस्क समझ में आ सके और हमें जहां पर ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि रिस्क का मतलब क्या होता है, अकरेंस और नॉन अकरेंस, यानी विनिंग और लूजिंग से मतलब होता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट कंट्रोल एक्टिविटीज। अब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक, बैंक ने इन रिस्क को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज किया हुआ है। ठीक है, किस तरह की इन्होंने इफेक्टिव पैरामीटर्स यूज किए हुए हैं,
तो वो जानने के लिए बैंक्स क्या करते हैं, कई बार इनसे बचने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। और पहले क्या होता था, पहले जो आप कैशियर से विड्रॉ कराइए पैसे तो विड्रॉल डायरेक्ट हो जाते थे, बट अब क्या है, एक सिग्नेटरी अथॉरिटी रख दी है कि उनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, यानी आप कैशियर से अप्रूव कराने के बाद आपको अप्रूवल लेना होता है, देन वो ओपन करते हैं, तब आपके कैश विड्रॉल होते हैं। तो ये क्या हुआ है, ये उस रिस्क से बचने के लिए उन्होंने एक थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, सिक्योरिटी रीजन से हमें इफेक्टिवली बनाने के लिए हम लोगों ने प्रोसेस थोड़ा सा लंबा कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपने गूगल में भी सिक्योर करते हैं ना, तो गूगल में क्या होता है, हमने लॉग इन किया, अभी क्या उन्होंने बोल दिया है कि भाई अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो वो कहते हैं टू स्टेप सिक्योरिटी, वो कहते हैं ऐसा करिए, आप ओटीपी वाला भी सिस्टम कर लीजिए, और आपके मोबाइल फोन में ओटीपी आ जाएगा, देन यू कैन लॉग इन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि कम रिस्क हो, कम ऐसी जगहें हो जहां पर मैनिपुलेशन हो, तो हम उसके लिए अलग अलग चीजें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल लिया है, फ्रंट डेस्क और बैक ऑफिस डेस्क रख सकते हैं जो अलग अलग कामों को आइडेंटिफाई करें। देन मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, ये तो सबसे पहले हो गया कंट्रोलिंग की, किस तरह से हम कंट्रोल करें, ओके। कंट्रोलिंग एक्टिविटी के साथ साथ हमें मॉनिटर भी करना होता है, यानी हमें थोड़े थोड़े टाइम पे सुपरवाइज भी करना होता है, क्योंकि आपने तो ये तो माना कि भाई हमने कंट्रोलिंग की एक्टिविटी लगा दी, अब तो कंट्रोल होता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार उस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें भी लूप होल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपको मॉनिटर भी करना पड़ेगा, लाइक, ठीक है। तो अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं मॉनिटरिंग के लिए, सर्वेलांस लगाया जाता है, ठीक है। लॉग इन करते वक्त तुरंत मैनेजर के पास आइडेंटिफिकेशन आता है कि भाई लॉग इन किया गया इस पर्टिकुलर अकाउंट में, ये स्क्रीन ओपन हो गई है, ठीक है। इस तरह की चीजें जाती हैं, ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस तक जाती हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन आगे तक चली जाए, और अगर आपको लग रहा है, अगर आपको डाउट्स हैं, तो आप तुरंत उसको क्लैरिफाई कर सको, ठीक। तो इस तरह से मॉनिटरिंग एक्टिविटीज करी जा सकती हैं। नेक्स्ट है इवन, कई बार आपने देखा होगा ना, कई जैसे वॉल्ट होते हैं, जो सेफ्टी वॉल्ट्स होते हैं, उनका अगर गेट ओपन हो जाता है ना, तो रेड कलर की लाइट ओपन हो जाती है, ठीक, या बजर बजने लगता है, तो ये मॉनिटरिंग का ही तरीका है कि अगर आप मॉनिटर करना चाहते हो, तो हाउ कैन यू मॉनिटर विद डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, ओके। देन है रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर आपके पास आपका जो ये इंफॉर्मेशन का सिस्टम होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने सॉफ्टवेयर या हम सीसीटीवी कैमरा हमने लगा दिए, और सीसीटीवी कैमरा में अगर आपको कोई ऐसा बंदा दिखता है जिसका फेस पूरी तरीके नहीं दिख रहा है, तो तुरंत अलार्म बज जाता है। चाहे वो वॉल्ट के पास हो या आपका जो सेफ्टी जोन्स आपने बना रखे हैं वहां पर, जैसे ही वो सस्पेक्टेड कोई पर्सन दिखता है, वैसे ही वो अलार्म्स बजर्स बजने लग जाते हैं। तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचने का क्या सिस्टम है, बजर्स हैं, ब्लिंक्स हैं, फ्लैशेस आते हैं, आपके स्क्रीन पर फ्लैश आ जाता है कि भाई ये वाला अकाउंट ओपन किया है किसी ने, ठीक है, या किसी अनदर पर्सन का अकाउंट किसी ने चेक किया है, इतनी बार चेक किया गया है, इस डेट को चेक किया गया है, इस पर्सन के आईपी एड्रेस से चेक किया गया। तो इस तरह से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर का, सिस्टम्स का यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, ये एक्टिविटीज इसीलिए करी जाती हैं सो दैट दी बैंक, जितने भी बैंक हैं वो एक तरीके से असेसमेंट बेटर से बेटर कर पाए, ठीक है। तो दिस इज स्टेप फिफ्थ। अब हम लोग आ जाते हैं सिक्स स्टेप पे, इट इज एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। जो टीम बनाई गई है ना, जो आपको फिजिकल जो मटेरियल्स हैं उनका फिजिकल विजिट के लिए बनाई गई है, उनके साथ डिस्कशन ऑडिटर का भी जरूरी होता है। इसलिए जरूरी होता है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप उनसे रेपो नहीं बना पाते हो, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है कि आप क्या चीज चेक करना चाहते हो, आप क्या देखना चाहते हो। तो वो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जो ऑडिटर्स होते हैं, वो जो बैंक की तरफ से जो टीम उन्हें दी जाती है, जो उनको विजिट कराती है, सब जगह ले जाती है, उनके साथ एक अच्छा रेपो भी बनना जरूरी होता है। तो डिस्कशंस अलग अलग टाइम ड्यूरेशन को लेकर, अलग अलग, लाइक अगर ब्रांच की विजिट करनी है, तो ऑब्वियसली आपको टीम के साथ डिस्कशन करना पड़ेगा कि भाई हमें ब्रांच जाना है, और ब्रांच में जाके हमको ये तीन चीजें चेक करनी है, ओके।
तो वो टीम उसके अकॉर्डिंग आपके टाइम को डिफाइन करेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें प्रोवाइड करा पाएगी, ताकि आप लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें देख पाओ। स्टेप 7, एस्टेब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ओके, तो जो हम लोगों ने बात करी है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 300, इट टॉक्स अबाउट प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रेटेजी में कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, स्टैब्लिश द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी prior to the commencement of an audit. Yes, किसी भी चीज को करने से पहले हम उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जैसे ले मैन की भाषा में आप समझिए, आपको कॉलेज जाना है तो आप कॉलेज जाने से पहले उसकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, कि कैसे जाएंगे, आज हम फ्रेंड के साथ जाएंगे, आज हमारे पापा छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे, किस तरीके से जाएंगे। ठीक है, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हम परफेक्ट स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम जिससे टाइम पे कॉलेज पहुंच जाए। ओके, तो सबसे पहले एक हमें ऑडिट की स्ट्रेटेजी बनानी है, कितने लोग करेंगे, किस टाइम पे करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी पूरी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सेकंड, इन्वॉल्व की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड अदर अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट व्हाइल एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट। अब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जो हमने बनाई है, हम किस बैंक की ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है, उसमें किस तरह के अकाउंट्स ज्यादा ओपन हुए हैं, ठीक, कितना टर्नओवर है उनका, कितनी ब्रांचेस हैं उनकी, ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कितने टीम मेंबर्स हमें दिए जा रहे हैं, एंड क्या हमें कोई एक्सपर्ट्स की जरूरत है या इवन स्पेशलिस्ट पर्सन की जरूरत है हमें, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं, क्योंकि हमें पहले से बताना पड़ेगा ना कि वी नीड सम काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आईटी इंजीनियर्स हों, जो ये सारी चीजें चेक कर सके। तो हमें ऐसे स्पेशलिस्ट पर्सन की नीड है, बिकॉज उनका पेमेंट, उनका रेम्यूनरेशन बैंक देगा। ठीक है, तो ये हमें बताना पड़ता है, तो ये स्टेप 7 में ही है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप 8, इट सेज डेवलप द ऑडिट प्लान, जो ऑडिट स्ट्रेटेजी से ही है। Auditing Standard 300 deals with the auditor's responsibility to plan and audit of financial statement in an effective manner. Obviously, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारा प्लान बहुत इफेक्टिवली काम करे और हम एक ही बार में सारी इंफॉर्मेशन जो उस बैंक की है इंफॉर्मेशन निकाल सके। ठीक है, तो अच्छी ऑडिटिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर क्वालिटी कंट्रोल के जो स्टैंडर्ड है 220, उसके अकॉर्डिंग ये चेक करते हैं कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें कौन कौन सी ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हमको इफेक्टिवली चेक करना पड़ेगा फॉर दी कंट्रोलिंग, एंड जो हमारे साथ टीम हमें हेल्प कर रही है हमारी फिजिकल विजिट्स के लिए, ठीक है, वो टीम कैसे काम कर रही है। तो ये सारी चीजें हमारी ऑडिट प्लान का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेप 9, ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम। अब ये जो प्लान होता है ना, ये ऑडिटर को पहले बनाना पड़ता है ऑडिटिंग स्टार्ट करने से पहले। और जब ये प्लान बनता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही स्टेप में जब बात करी थी ना, प्लानिंग की बात करी थी, याद हो स्टेप 1 में ही। ठीक है, तो ये जो पूरा ऑडिट प्लान होता है ना, ये प्रिपेयर करने के बाद आपको ये प्लान जो ऑर्गेनाइजेशन यानी बैंक है उनको भी आपको देना पड़ता है, और जो भी जो थर्ड पार्टी है, जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके बिहाफ पे आप ऑडिटिंग कर रहे हो, या आरबीआई है, जो भी आपकी गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, आपको उनको भी दिखाना पड़ता है कि ये हमारा ऑडिट प्लान का मेमोरेंडम है और हम इस तरीके से अपनी ऑडिट प्लानिंग करेंगे, स्टार्ट करेंगे एंड एंड करेंगे, इस तरह से अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे। ये पूरी चीजें डिस्क्रिप्टिव वे में आपको प्रेजेंट करनी होती है। तो अगर हम लोग ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो जरूर मेंशन होने चाहिए। एक्सपेक्टेड स्कोप, आपका क्या स्कोप है ऑडिट का, कहाँ आप परफॉर्मेंस करोगे, कैसे परफॉर्मेंस करोगे, ये बताना चाहिए। सेकेंडली, हाईलाइट्स ऑल सिग्निफिकेंट इश्यूज, रिस्क, जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, रिस्क हैं, एरर्स हो सकते हैं, हाँ, वो आपको हाईलाइट करने हैं अपने मेमोरेंडम में। प्रोवाइड एविडेंस दैट दे हैव प्लान, जो भी आपने अपने ऑडिट एंगेजमेंट में जो रिस्क सोचा है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको एविडेंसेस मिले हैं आपको वो प्रेजेंट करने होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है स्टेप 10, ऑडिट मटीरियलिटी। ऑडिट मटीरियलिटी से मतलब है जो भी आपके फिजिकल फॉर्म है आपके ऑडिटिंग से रिलेटेड, वो भी आपको मेंशन करने होते हैं कि आपने
कौन सी लैंड, कौन सी बिल्डिंग, मशीनरी, सब चीजें कैसे चेक करिए और उनके डॉक्यूमेंट्स उनसे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अलग से डिफाइन करना होता है। स्टेप 11, कंसिडर गोइंग कंसर्न। ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गोइंग कंसर्न, बिकॉज अगर हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन अगर आपने पढ़े हो, ठीक है, पढ़े होंगे आई होप कि कुछ शायद 11 प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं एंड 4 कन्वेंशंस हैं। उसमें से एक है गोइंग कंसर्न, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ओपन करी जाती है तो वो यही सोच के ओपन करी जाती है गोइंग कंसर्न, यानी बंद करने के लिए कभी भी कोई भी बिजनेस रन नहीं कराया जाता। ओके, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो इट मीन्स कि आपने जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनसे बेनिफिट अर्न करने के लिए आपने ओपन करी है और फिर आप जब आप उनसे बेनिफिट अर्न कर लेते हो आपने क्लोज कर दिया कंपनी, ठीक है। तो ये गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट आपके अकाउंट्स में शो हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जरूर ऑडिटर चेक करते हैं। स्टेप 12, इट इज द असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड फ्रॉड्स। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, रिस्क की अकाउंटेबिलिटी, किसकी वजह से रिस्क बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ एरर्स हो रहे हैं या फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन। इसीलिए जो केवाईसी भरवाई जाती है ना, आजकल के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि नो योर कस्टमर होता है ना, केवाईसी भरवाई जा रही है, तो केवाईसी में पूरी इंफॉर्मेशन इसीलिए ली जाती है कि ऐसा तो नहीं कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, ये सब चेक करने के लिए। देन स्टेप 13 सेज स्पेसिफिक रिस्क या पोटेंशियल रिस्क जो आपके मटेरियल मिस स्टेटमेंट में हो सकते हैं या आपको ढूंढने से मिले हैं, आप वो मेंशन करिए स्टेप 13 में। स्टेप 14, रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज। करंटली जब भी हमारे बैंक में बहुत सारे एम्प्लॉयज नहीं होते हैं तो आपको आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है बहुत सारी एक्टिविटीज की, लाइक लॉजिस्टिक कंपनीज को आप हायर करते हो अपने एटीएम्स में पैसा डलवाने के लिए, आपकी खुद की लॉजिस्टिक कंपनी नहीं होती है तो आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो, तो ये आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज में भी रिस्क इन्वॉल्व होता है। भाई आप अपना इतना सारा पैसा उस ट्रंक में डाल के दे रहे हो एंड दे आर फीडिंग इट इन दी एटीएम मशीन्स, तो ये इसके साथ आउटसोर्सिंग रिस्क इन्वॉल्व है, सॉरी आउटसोर्सिंग एक्टिविटी के साथ रिस्क एसोसिएटेड है। तो क्या ऐसा कुछ अनहैपनिंग हुआ है तो वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ, मतलब बेसिकली होता क्या है इन आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज में वो चेक करते हैं कि आप जिनसे काम करा रहे हो वो कितने रिलायबल हैं, ठीक। स्टेप 15, रिस्पॉन्स टू द असेस्ड रिस्क। ठीक, अब आप अगर आपको रिस्क लगता है आपकी इन आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज या फर्दर किसी की चीज की वजह से एरर्स या फ्रॉड हो रहे हैं तो आप उनका असेसमेंट कैसे कर रहे हो और आप उनको रेसिप्रोकेट कैसे करोगे, आप उनको ठीक कैसे करोगे, ठीक है, वो आप उसका प्रोसेस भी पूरा बताओगे। 16th स्टेप है स्ट्रेस टेस्टिंग। RBI has required that all commercial banks shall put in place a board approved stress testing framework। इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स है ना, ये कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा आगे होने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्क ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेके चलने लग जाते हैं। जैसे पीएनबी के साथ हुआ, उन्होंने सोचा कि भाई ये अलग अलग तरह के बिजनेसमैन है तो ऑब्वियसली इनका बिजनेस तो अच्छा चल ही रहा है यार, हम इनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा लोन दे देते हैं, ये कौन सा कहाँ जाएंगे। बट क्या हुआ, जितना भी ऐसा कुछ था उन्होंने अगर ऐसा सोचा तो वो किसी और कंट्री जाके बैठ गए हैं, आपका पैसा ब्लॉक हो गया है, बाकी जो लोग हैं जिनके अकाउंट्स आपके बैंक में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो आपको ये अप्लाई करना होता है कि अगर आपको लगता है इससे ज्यादा रिस्क बढ़ रहा है तो आप कंट्रोल करिए उसको, ठीक है। लास्ट स्टेप है इट इज बेसल थर्ड फ्रेमवर्क। ये क्या होता है, जो ये सुपरविजन कमेटी है, ठीक है, बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ये सुपरविजन के लिए ही बनाई गई है कि अगर उनको लगता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से मिसयूज कर रहे हैं आप उनको, जैसे कई सारे बैंक है, जैसे अभी हुआ ना कार्टाइल कार्टाइल करके आई थिंक कोई कंपनी है जिसमें
पंजाब नेशनल बैंक की हाउसिंग जो वाला था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनको शेयर्स बेचे और बेचने के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो ये जो बेसल फ्रेमवर्क है ना, ये इसी को चेक करते हैं, सुपरविजन करते हैं, तो कि ऐसा तो नहीं कोई अपने पोस्ट पर डेजिग्नेशन का मिसयूज कर रहा है, क्योंकि ऐसे कई बार करते हैं जो बैंक के हायर पोस्ट पे लोग होते हैं, वो इस तरह के बेनिफिट्स ऐसी जो बिजनेसमैन है उनको देते हैं और देने के बाद जॉब छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो उनके ऊपर पेनल्टी बननी ही चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क लागू होता है, तो ये सारी चीजें चेक करी जाती हैं। वेल, दीज आर 17 स्टेप्स। ओके, अभी एक और है, सॉरी क्लास, ठीक है। लास्ट स्टेप है 18, रिलायंस रिलायंस ऑन रिव्यू ऑफ द अदर रिपोर्ट्स। ऑब्वियसली बैंक की जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल के आती है ना, दीज ऑल दी रिपोर्ट्स लाइक प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट है आपकी, हाँ, रिजर्व बैंक की कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट आई है जो आपके बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये बैंक रिप्रेजेंट करते हैं, बैंक इनसे भी असेसमेंट करता है, ठीक है। तो ये भी जरूरी होती है, इम्पोर्टेंट होती है फॉर द करेक्ट इंफॉर्मेशन, बिकॉज लोग भाई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी बैंक में ट्रस्ट कर रहे हैं, डिपॉजिट्स करते हैं, पब्लिक का पैसा है, तो ऑब्वियसली उन्हें ये पता होना चाहिए ना कि आर यू वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, ठीक है। इसके बाद ये कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है अबाउट द मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स, व्हिच इज अंडर सेक्शन 11 में दिया हुआ है। इन केस बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अगर आउटसाइड इंडिया है तो जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 20 लाख है। तो ये कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन है जो एक ऑडिटर को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पर भी इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो देखने के लिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, 15 लाख किस केस में, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन द सिटी ऑफ मुंबई और कोलकाता, या इन दोनों में से किसी जगह है तब 15 लाख है, ठीक है, या इनके अदर है तो उनके लिए 15 लाख ही है। और सेकंड केस है इन केस ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेशन था इंडिया में, अगर इनकॉर्पोरेशन है तो 10 लाख, ठीक है। तो ये जस्ट एन इंफॉर्मेशन के लिए है। फिर उसके बाद है बैंक्स कौन सा बुक कीपिंग सिस्टम यूज करता है। ऑब्वियसली डिटेल्ड लेजर, डिटेल्ड बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इसलिए क्योंकि उनको पता होना चाहिए कब किस दिन कितना पैसा जमा किया गया, कितना उसमें इंटरेस्ट रेट मिला, ठीक है, इंडिविजुअली, तो इसलिए थरेली बनता है, डिटेल्ड में बनता है। फिर अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन सी बुक्स कीपिंग सिस्टम एप्लीकेबल होता है बैंक्स में, तो सिंपली वही होता है, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज होती है, यानी वाउचर्स बनते हैं, वाउचर शीट्स बनती है, ट्रायल बैलेंसेस बनते हैं, और उसके बाद उनकी बैलेंस शीट्स बनती हैं। तो क्लास ये तो स्टेक इंफॉर्मेशन के लिए था, बाकी जो स्टेप्स हैं, जो 18 स्टेप्स हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कंडक्टिंग बैंक ऑडिट। ओके क्लास, एंड क्लास हमने गूगल क्लासरूम में आपको असाइनमेंट दे दिया है, प्लीज आप लोग उसको कर लीजिएगा, उसकी डेट भी मेंशन कर दिया उसमें, ठीक है। जो लोग गूगल क्लासरूम में ऐड नहीं है, जो बच्चे ऐड हैं, प्लीज आप उनको जो कोड है वो सेंड कर दीजिएगा, तो वो भी ऐड हो जाए। एंड अटेंडेंस आप सबने दे दी है, ओके। तान्या, रक्षा, श्रद्धा, प्रखर, आयुषी, जया, तुलिका, श्रुति, अनमोल, विवेक, मेघना, अंशिका, ऋतु, प्रीति, वैष्णवी, शिवानी, आज्ञा, शाश्वता, तैयबा, साधना, वंशिका, उत्कर्ष गुप्ता सेकंड, स्नेहा, प्रीति, आशु, मल्लिका, दीपाली, पूजा, स्वीटी, ओके। ओके, सलोनी, हर्षिता, तान्या, स्टूडेंट्स प्लीज डू मेंशन योर अटेंडेंस। अगर कोई रह गया तो प्लीज आप अपनी अटेंडेंस जल्दी से मेंशन कर दो। नौशाबा, मेंशन दी अटेंडेंस बेटा। युवराज, विवेक, युवराज, विवेक, नौशाबा, प्लीज मेंशन योर अटेंडेंस। स्टूडेंट्स प्लीज मेंशन दी अटेंडेंस बेटा।
एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा, यस तुलिका। मैम ये पूछ रहे थे कि जो असाइनमेंट आपने दिया है वो किस में करना है, मतलब आप कैसे चाहती हैं, कॉपी में या फिर फाइल? कैसे ही बना लो बेटा, कॉपी फाइल इट डजंट मैटर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको पीडीएफ में सेव करके और गूगल क्लासरूम में, मतलब अपनी ड्राइव में सेव करके गूगल क्लासरूम में शेयर कर देना। ओके। ओके मैम। क्योंकि हमें तो मिलेगा सॉफ्ट कॉपी में ही, तो आप कैसे देंगे? तो कॉपी में भी कर सकते हो, पेजेस में भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू, जो आपको इजिली अवेलेबल हो। ओके क्लास, आई होप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी है। ओके देन, थैंक यू। ओके कामरान, ना शाबा, यू स्टिल डिडंट मेंशन योर अटेंडेंस बेटा। ओके देन, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। वेलकम थैंक यू बेटा, थैंक मैम। यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। युवराज अटेंडेंस मेंशन करो, यस मैम। अटेंडेंस। अब अटेंडेंस लगी नहीं क्या? अटेंडेंस आपको अपनी अटेंडेंस खुद मेंशन करनी है ना, चैट बॉक्स में मेंशन करिए। जी मैम, कर रहे हैं। कर दिया मैम। ओके बेटा, ओके देन, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा।